हेलो बच्चों, चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। अच्छा, लास्ट क्लास में बेटा बस हम इंपॉर्टेंस फॉर्मूले बताए थे, 5 फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो वो आप फॉर्मूले रख लो। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो अगली हेडिंग है वो है दैट इज डाइल्यूशन फॉर्मूला। क्या है? डाइल्यूशन फॉर्मूला। अब डाइल्यूशन फॉर्मूला का मतलब सबसे पहले बात करो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आप जो सॉल्यूशन बनाया, जैसे मान लो कि एग्जांपल के फॉर्म में बोलूँ कि मैंने वाटर लिया, उसमें शुगर मिला दी। जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में मान लो मैं आपके घर में आया गेस्ट के फॉर्म में, तो आपके घर वालों ने बोला, मम्मी ने बोला आपको जाओ बेटा 1 गिलास शरबत बना के लिया। आपने क्या किया, 1 गिलास पानी लिया, उसमें 4 चम्मच शुगर मिला दिया। ठीक है, जब आपने 4 चम्मच शुगर मिला दी तो जो शरबत था वो क्या बन गया, आपका सॉल्यूशन बन गया। वाटर में आपने क्या मिला दी, शुगर मिला दी, तो आपका क्या बना बेटा, सॉल्यूशन। लेकिन अब वो सॉल्यूशन जो बना, वो शरबत जो बना है वो बहुत मीठा हो गया। ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा मीठा हो गया तो आप क्या करोगे, उसमें पानी मिलाओगे। समझ में आया? आप क्या करोगे, उसमें पानी मिलाओगे, शुगर उसमें से बाहर निकालोगे। शुगर तो निकाल नहीं सकते आप, तो आप क्या करोगे, उसमें वाटर ऐड कर दो। तो वाटर ऐड करने के कोई हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। इसका मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, एडिंग वाटर। आप सॉल्यूशन में क्या करो, वाटर ऐड करो, उसी को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। अब बेटा देखो, अब जैसे फिर से वही वाला एग्जांपल बोल रहा हूँ, 1 गिलास पानी था, उसमें आपने 4 चम्मच शुगर मिला दी थी। शुगर क्या है उसमें, सॉल्यूट। शुगर क्या है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। अब आपने उसमें और पानी मिलाया, तो पानी मिलाने से क्या शुगर की 4 चम्मच से 6 चम्मच हो जाएगी शुगर। शुगर का तो अमाउंट अभी भी फिक्स रहेगा, बढ़ेगा कौन, वाटर, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ रहा है। और सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ रहा है मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा। पहले मान लो आधा लीटर पानी था, उसमें आपने 4 चम्मच शुगर मिलाई थी, अब आपने पानी और बढ़ा दिया उसमें, तो पानी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो देखो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बोल सकता हूँ मान लो बिफोर डाइल्यूशन, जैसे मैं बात करूँ बिफोर डाइल्यूशन, पानी मिलाने से पहले, बिफोर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से पहले क्या हुआ, लेट मोल्स मान लिए N1 थे हमारे। ठीक है, मोल्स मान लिए सॉल्यूट क्या थे, N1, वॉल्यूम का सॉल्यूशन का V1, और मोलैरिटी थी मान लो M1। ठीक है, मोल्स सॉल्यूट थे N1 थे, वॉल्यूम था V1, मोलैरिटी थी M1। आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन पानी मिलाने के बाद मान लीजिए मैंने मोल्स हो गए N2, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया V2, और मोलैरिटी हो गई M2। तो देखो बेटा, जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स बाई वॉल्यूम। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, जैसे मैं बोलूँ वाटर में ऐड करना हूँ, ऐड वाटर, जब आप वाटर में ऐड करोगे तो क्या होगा, तो आप वाटर में ऐड करोगे तो बेटा क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होगी, घटेगी। समझ में आया? लेकिन मैं बात करूँ, मैंने बोला सॉल्यूट जो था हमारा, तो N1 और N2 है, ये क्या है, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो बता बेटा सॉल्यूट के मोल्स क्या चेंज होंगे क्या, सॉल्यूट के मोल्स क्या चेंज होंगे, सॉल्यूट के मोल्स तो चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ से मैं N, जैसे अगर मैं लिखूँ M1, M1 बराबर होगा N1 बाई V1, M2 बराबर होगा N2 बाई V2। तो मैं बोल सकता हूँ सॉल्यूट के तो मोल्स चेंज होने वाले नहीं, क्योंकि 4 चम्मच शुगर थी तो पानी मिलाने से शुगर तो 4 चम्मच ही रहेगी। समझ में आया? बढ़ेगा क्या, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलैरिटी घट जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे बोल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन is equal to number of moles of solute after डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से पहले जितने मोल्स होंगे बाद में कितने मोल होंगे, पहले मोल कितने थे N1, बाद में कितने N2, तो N1 बराबर क्या आ जाएगा N2। तो देखो बेटा M1 बराबर N1 अपॉन V1, N1 बराबर क्या हो जाएगा N1 इंटू V1, N1 की जगह लिख सकता हूँ मैं N1 इंटू V1, N2 की जगह लिख सकता हूँ N2 इंटू V2। यही क्या हमारा
फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। समझ में आया? क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे, कांस्टेंट। समझ में आया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे, कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो मोल्स में कोई चेंज आएगा नहीं, तो मोल्स में आ जाएगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्लियर है बेटा? नोट करो, रिलेशन नोट करो, ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा है कि मोलर सॉल्यूशन, मोलर, इसका मतलब है कि आपका 1 मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 1 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर लिखा है मान लो सेमी मोलर, सेमी मोलर, या तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखा M। ठीक है, यहाँ पे सेमी मोलर में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, M/2, मतलब इसकी मोलरिटी कितनी है, 1/2। इसका मतलब क्या है, हाफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सेमी मोलर का मतलब आधा मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। अगर लिखा है मान लो डेसी मोलर, डेसी मोलर मतलब M/10, इसका मतलब है कि 1/10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, 1/10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर लिखा है मान लो 20 मोलर, तो क्या लिखा होगा आपको, M/5। इसका मतलब है 1/5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया? क्लियर हो बेटा? तो आप ये नोट करो पहले तो, ठीक है। तो मैं आगे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन है हाउ मच, सॉरी हाउ मेनी लीटर ऑफ, क्वेश्चन लिखो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml ऑफ, इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर, हाउ मेनी लीटर वाटर ऑफ, sorry, how many liter water should be added in 500 ml, should be added in 500 ml of desi, sorry, semi molar HCl solution, semi molar HCl solution to make it desi molar, semi molar HCl solution to make it desi molar। ठीक है, सेमी मोलर सॉल्यूशन में आपको क्या मिलाना है, वाटर मिलाना है। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं कितना वॉल्यूम ऐड करेंगे। हमें बोला गया कि वॉल्यूम पहले सॉल्यूशन में कितना था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम था V1 दैट इज इक्वल टू 500 ml, 500 ml था। उसकी मोलरिटी दे रखी M1 दैट इज इक्वल टू सेमी मोलर, मतलब मोलरिटी कितनी है 1/2। हमें बोला गया उसकी मोलरिटी कितनी हो जाए, वो डेसी मोलर हो जाए, मतलब 1/10। मोलरिटी उसकी कितनी है 1/10। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा सॉल्यूशन का, पहले तो वही निकाल देते हैं। तो हमारा डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 बेटा कितना है 1/2, V1 कितना था 500 ml, ml में तो आंसर भी होता है किसमें आ जाएगा ml में। M2 कितना है आपका 1/10, V2 कितना जाएगा, चलो यहाँ से सॉल्व कर लें। क्या जाएगा 5000, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2500 ml, हो जाएगा।
ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पानी मिलाने के बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2500 ml। तो पहले कितना था 500, बढ़कर कितना हो गया 2500। तो हमने कितना वाटर ऐड किया V2 माइनस V1। तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एडेड वाटर, एडेड वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1। V2 कितना है 2500 माइनस 500 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 2000 ml। लेकिन आपको आंसर इसमें पूछा है लीटर में, तो 2000 ml को आप लिख सकते हो क्या 2 लीटर। आंसर हो गया आपका 2 लीटर। समझ में आया कि आप उसमें क्या करो 2 लीटर पानी ऐड कर दो, तो आपका जो सेमी मोलर सॉल्यूशन का 500 ml वो कैसा हो जाएगा डेसी मोलर हो जाएगा। क्लियर है? तो लिखो जल्दी से, तो हम ये एडिंग स्टार्ट करते हैं। हो गया? अगली हेडिंग है बेटा आपकी, दैट इज मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग इसका मतलब क्या है, जब आप एक से ज्यादा सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दो, समझ में आया, एक से ज्यादा सॉल्यूशन को आप आपस में मिक्स कर दो तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, जैसे मान लो मैंने एक गिलास में 2 गिलास लिए पानी के, ठीक है, 2 गिलास पानी मैंने ले लिया, एक गिलास में मैंने 3 चम्मच शुगर मिला दी, दूसरे गिलास में मैंने 5 चम्मच शुगर मिला दी। अब एक सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन 1 और एक सॉल्यूशन 2, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया एक कंटेनर में। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी क्या होगी, इसी को हम बोलते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। मतलब जब आपने 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो उसके बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी आपको बतानी। लेकिन कंडीशन एक है कि जो सॉल्यूशन है आपस में जिनको आप मिक्स कर रहे हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, मतलब वो या तो सेम नेचर के हों, समझ में, या फिर उनमें आयंस के हों कॉमन। तो आप एक पहले तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखो, स्टार बना के इसमें लिखो सॉल्यूशन शुड नॉट, देखो ऐसे लिखो, आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूशन शुड नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूशंस शुड नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। दैट इज पहला पॉइंट लिखो, दैट इज सॉल्यूशंस आर ऑफ सेम, सॉल्यूशंस आर ऑफ सेम नेचर, दैट इज सॉल्यूशंस आर ऑफ सेम नेचर। या तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, सेम नेचर के होंगे, जैसे मान लो एक HCl का, दूसरा भी किसका HCl का, एक की मोलरिटी 2 मोलर सॉल्यूशन था HCl और दूसरा मान लो 3 मोलर HCl सॉल्यूशन, दोनों को आपस में आपने मिक्स कर दिया। अगला पॉइंट है दे हैव एटलीस्ट 1 आयन कॉमन, दे हैव एटलीस्ट 1 आयन कॉमन। अगर उनके बीच में एक आयन कॉमन होगा, जैसे मान लो HCl और NaCl, ये आपस में रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन नहीं होगी, समझ में आया। HCl और NaCl में कॉमन क्या है Cl माइनस, तो दोनों में Cl माइनस कॉमन है तो ऐसे सॉल्यूशन भी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो पहली कंडीशन समझ में, वो सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अब चलो मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, दोबारा समझना ध्यान से। मैंने 3 कंटेनर ले लिए, एक कंटेनर इसके अंदर सॉल्यूशन नंबर 1, दूसरा कंटेनर इसके अंदर सॉल्यूशन नंबर 2, तीसरा कंटेनर इसके अंदर सॉल्यूशन नंबर 3। 3 कंटेनर ले लिए, इसमें सॉल्यूशन 1 है, इसमें सॉल्यूशन 2 है, इसमें सॉल्यूशन 3 है, 3 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन के मोल्स मान लिए मैंने M1 है, सॉल्यूट के वॉल्यूम में V1, वॉल्यूम में V1 और मोलरिटी है M1। इसमें सॉल्यूट के मोल्स मान लिए मैंने M2, वॉल्यूम में सॉल्यूशन का V2 और मोलरिटी है सॉल्यूशन की M2। इसमें सॉल्यूट के मोल्स मान लिए M3, वॉल्यूम में V3 और मोलरिटी मान ली मैंने M, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, बड़ा सा कंटेनर, एक बड़ा सा कंटेनर लिया, इसके अंदर मैंने तीनों सॉल्यूशन को इसमें डाल दिया, इसको भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया, ठीक है। तो इसमें डाला तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा उसके मान लो रिजल्टेंट मोल्स होगा NR, वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का VR और मोलरिटी होगी मान लो
MR, ये क्या होगा आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये क्या होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब आपको बताना बता रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, तो बताओ NR क्या होगा, NR रिजल्टेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने जाएंगे, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल, एक ग्लास लिया जिसमें मैंने 2 चम्मच शुगर मिलाई, एक ग्लास लिया जिसमें 3 चम्मच शुगर मिलाई, एक ग्लास लिया जिसमें मैंने 4 चम्मच शुगर मिलाई, तो सबको मैं मिक्स करूँगा तो इस ग्लास में कितने चम्मच शुगर होगी, 2 चम्मच, 3 चम्मच और 4 चम्मच ऐड कर दो तो 2 + 3 + 4, समझ में आया। तो यहाँ पर रिजल्टेंट सॉल्यूट के मोल्स कितने जाएंगे, दैट इज N1 + N2 + N3 हो जाएंगे। और N1 बराबर क्या है, N1 बराबर क्या होता है, M1V1, N1 बराबर क्या होगा M1V1, N2 बराबर क्या होगा M2V2, N3 बराबर क्या होगा M3V3, ठीक है। वॉल्यूम रिजल्टेंट क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम, सॉरी रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखो वॉल्यूम तो बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी है, ऐड हो जाएगी V1 + V2 + V3, मान लो आपने इसमें 200 ml लिया था, इसमें 300 ml लिया था, इसमें 400 ml लिया था, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200 + 300 + 400, तो वॉल्यूम रिजल्टिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 + V2 + V3, समझ में आया बेटा, क्लियर है। चलो तो यहाँ तक आप पहले नोट करो, फिर ये मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, आप लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेटा देखो मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टिंग मोलैरिटी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैल्यू पुट कर दो MR दैट इज इक्वल NR की जगह क्या लिखोगे M1V1 + M2V2 + M3V3 डिवाइडेड बाई V1 + V2 + V3, ये आ जाएगा, हो जाएगा फॉर्मूला। यही आपका फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का, क्लियर है। चलो नोट करो, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ गई M1V1 + M2V2 + M3V3 डिवाइडेड V1 + V2 + V2, ये फॉर्मूला तो क्या जाता M1V1 + M2V2 + M3V3 + M4V4 डिवाइडेड V1 + V2 + V3 + V4, क्लियर है। ये जो बेटा मोल्स होते थे वो किसके होते थे, ये मोल्स होते थे सॉल्यूट के, और जो वॉल्यूम होता है वो किसका होता है सॉल्यूशन का, क्लियर है ना। नोट करो, हो गया। ये यहाँ से आप तक आप पूरा नोट कर लेना, फिर मैं आगे लिखा था। अब मैं आगे क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ मान लो मैंने एक कंटेनर और लिया, चौथा कंटेनर, फोर्थ कंटेनर, इसके अंदर मैंने लिया वाटर, और वाटर के वॉल्यूम ले लिया V4, वॉल्यूम ले लिया वाटर का V4। अगर मैंने इसको भी ऐड कर दिया इसमें, इस कंटेनर में, तो बेटा बताओ क्या वाटर क्या है हमारा, वाटर क्या होता है, ये क्या होता है वाटर, वाटर सॉल्यूट है क्या, ये सॉल्यूशन है, वाटर क्या है सॉल्वेंट। लेकिन हमें मोल्स क्या बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वाटर में, सॉल्यूट के मोल्स होंगे क्या वाटर के अंदर, सॉल्यूट के तो मोल्स नहीं होंगे। तो अभी मोल्स रिजल्टेंट मोल्स कितने रहेंगे N1 + N2 + N3, रिजल्टेंट मोल्स में तो कोई फर्क नहीं आएगा, M1V1 + M2V2 + M3V3 रहेगा। लेकिन क्या वॉल्यूम बढ़ेगा, वाटर हमारा सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट + वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का तो वॉल्यूम, यहाँ सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो मैंने ऐड कर दिया, लेकिन वो भी तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाएगा सॉल्वेंट। अगर देखो एक मैंने बोला 3 शरबत आपने मिला दिया, 3 गिलास में आपने शरबत लिया था, पहले गिलास में शरबत, दूसरे में, तीसरे में, तीनों को आपने मिक्स कर दिया, मान लो वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का आपका जो बना, नया शरबत बना आपका, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बन रहा है उसका वॉल्यूम हो गया मान लो 2 लीटर, ठीक है। अगर आप उसमें और पानी मिला दोगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा V4, समझ में आया। पहले आपने नोट कर लिया, तो फिर उसके बाद अगला अगली दोबारा से नोट करना, यहाँ से ये वाला डायग्राम बना के तो लिख देना। आफ्टर ये वाला लिख लिया तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ,
इस वाली लाइन, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ आफ्टर एडिंग V4 वाटर, आफ्टर एडिंग V4 वाटर मतलब वॉल्यूम 4, अगर मैंने वाटर का ऐड कर तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय V4। समझ में आया? NR बाई VR, NR की जगह M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 रहेगा, वॉल्यूम में क्या जाएगा, V4 ऐड हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ेगा लेकिन मोल्स तो सॉलिड के फिक्स ही है। उस ग्लास में तो हमारी शुगर है ही नहीं ना, शुगर तो इन 3 ग्लास में थी। क्लियर हुआ? नोट करो जल्दी से बेटा। तो देखें क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो 200 ml of 2 molar HCl solution, 200 ml of 2 molar HCl solution is mixed with 300 ml of 200 ml of 2 molar HCl solution is mixed with 300 ml of 300 ml of 3 molar HCl solution. 200 ml of 2 molar HCl solution is mixed with 300 ml of 3 molar HCl solution. Find out the molarity of resulting solution. Find out the molarity of resulting solution. ठीक है? Find out the molarity of resulting solution. तो देखो बेटा, क्या दिया है, हमें दिया है 2 सॉल्यूशन है, एक कंटेनर के अंदर है 200 ml 2 मोलर HCl सॉल्यूशन है, और दूसरे कंटेनर के अंदर क्या है 300 ml 3 मोलर HCl सॉल्यूशन है। हमने क्या किया, दोनों को एक बड़े से कंटेनर में मिक्स कर दिया, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा उसकी मोलरिटी पूछिए हमसे, बताओ रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा। 2 सॉल्यूशन है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो देखो M1V1 2 into 200, ठीक है। लेकिन बेटा वॉल्यूम किसमें लेते हैं, लीटर में, लेकिन मैं यहाँ पे कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऊपर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो नीचे भी तो करोगे, ऊपर 1000 से डिवाइड करोगे नीचे 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 कर जाएगा कैंसिल, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। M2 कितना है, M2 3 मोलर, वॉल्यूम कितना है 300 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा, ये 400 900 1300 डिवाइड बाई 500, ओके। उसकी को कैंसिल, 5 2 10 5 का 2.6 मोलर आ जाएगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा, उसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी 2.6 मोलर। क्लियर है बेटा? चलो नोट करो, ठीक है। हो गया? चलो आगे बढ़े बेटा। अब हम आ रहे हैं अपने चैप्टर में इंटर करना है। ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया बेटा, ये जो पार्ट था हमारा 11th का पार्ट, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया, अभी तक हमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको पढ़ाया। अब हमारा जो मेन चैप्टर का पॉइंट है, अब हम उस पर आ रहे हैं। तो हमारी हेडिंग होगी, पहले तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको इवैपोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन में क्या होता है, देखो जैसे अगर आप, मैं इसका हाथ पे पानी फैला हूँ, ठीक है, थोड़ी देर बाद देखो पानी क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो चुका होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन, ठीक है। वो होता है कैसे, तो हम इसका फिनोमेना समझते हैं। तो मान लो एक हमने कंटेनर लिया, ठीक है,
कंटेनर के अंदर हमने कोई सॉल्यूशन भर दिया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स कहाँ होंगे, सरफेस पर भी होंगे। जैसे मान लिया मैंने ये सॉल्यूशन है ए, कि मान लिया लिक्विड ए है, इसके अंदर कोई एक लिक्विड भर दिया, दैट इज लिक्विड ए। ठीक है, तो लिक्विड ए भरूंगा तो जो सॉल्यूशन जो लिक्विड होगा उसके पार्टिकल्स कहाँ होंगे, सरफेस पर भी होंगे एक के। ठीक है, ये कौन से पार्टिकल्स है, सरफेस मॉलिक्यूल है, सरफेस मॉलिक्यूल एक लिक्विड। ठीक है, और एक पार्टिकल्स मान लो सब कहीं अंदर देखें तो यहाँ भी पार्टिकल्स होंगे एक, जो ए वाला होगा उसको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, बल्क मॉलिक्यूल। इस जो बीच में जो लिक्विड का पार्टिकल होगा उस पर देखो बेटा हर एक डायरेक्शन से इक्वल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हर डायरेक्शन से फोर्स लगेगा ऐसे, क्योंकि लिक्विड लिक्विड के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होगा, कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन हुआ, हर डायरेक्शन से इसको फोर्स लगेगा। क्लियर है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले देखो, इसके ऊपर तो कोई लिक्विड है नहीं, लेकिन नीचे साइड तो लिक्विड होगा, इस पर ऐसे फोर्स लगेगा सबको, नीचे की डायरेक्शन तो लगेगा लेकिन ऊपर की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा। लेकिन जो सरफेस पे बेटा पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, तभी तो ऊपर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो नीचे होगी। तो जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एबव क्या होगी, इसे बोल सकता हूँ जो मीडियम काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज, एबव एवरेज होगी। तो लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी एबव एवरेज, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो एबव एवरेज होगी। तो बेटा देखो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस के मॉलिक्यूल्स वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे, वेपर में। सबसे पहले तो अच्छा, अगर आप पानी, मैंने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, पानी को मैंने खुले में रख लिया, ऐसे रखा नहीं, 2 दिन बाद आगे देखा पानी का लेवल कम होगा, जो वाटर का लेवल था वो कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि सरफेस की पार्टिकल्स वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। समझ में आया, सरफेस के पार्टिकल्स धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं बेटा, वेपर में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन। तो स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर इज नोन एज एवेपोरेशन। चलो देखते हैं। तो आप पहले आप डायग्राम बनाओ, ठीक है, फिर मैं आपको आगे लिखा रहा हूँ उसमें। ये हमारा लिक्विड है बेटा, अभी मान लो मैंने प्योर लिक्विड की बात करना होगी, मैक्सिमम क्या होगी, प्योर लिक्विड लिया देखो। तो ये जो बेटा मॉलिक्यूल्स है किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, वेपर में। सरफेस के मॉलिक्यूल्स हम किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। क्लियर, ये आपका लिक्विड है, ये क्या है आपकी वेपर। सरफेस के मॉलिक्यूल्स का वेपर में कन्वर्ट होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। ये क्या होगी बेटा, यहाँ वेपर होगी, क्लियर है ना, ये वेपर से ये लिक्विड है। तो आप लिखो, पहले डायग्राम बनाओ फिर मैं थ्योरी लिखाता हूँ। देखो, स्पॉन्टेनियस conversion of liquid molecules present at the surface, spontaneous conversion of liquid molecules present at the surface into vapor molecules is known as evaporation। समझ में आया। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स उसको वेपर में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। ठीक है, अब हमारा दूसरा टर्म आता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो रेट ऑफ एवापोरेशन को अफेक्ट करेंगे। तो हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी कौन सी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवापोरेशन। अगली हेडिंग क्या होगी बेटा, फैक्टर्स affecting rate of, मैं इसको यूज कर दूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवापोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो रेट ऑफ एवापोरेशन को अफेक्ट करेंगे। देखो बेटा, अगर सबसे पहला फैक्टर की बात करूं तो हमारा कौन सा होगा, टेम्परेचर। सबसे पहला फैक्टर कौन सा होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन को शॉर्ट में लिख सकता हूं मैं RE, R मतलब रेट, E मतलब एवापोरेशन। ठीक है, तो पहला फैक्टर हो जाएगा हमारा टेम्परेचर।
आप बताओ बेटा, मैंने एक गिलास में पानी भर के रखा, एक रखा मैंने 30 डिग्री पर और एक रखा 50 डिग्री पर, कौन सा पानी ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा, कौन सा ज़्यादा स्पीड से कन्वर्ट होगा? गर्मियों में पानी हमें पता है जल्दी वेपर में कन्वर्ट होता है कंपेरेटिवली सर्दियों के, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है कम और गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है ज़्यादा। तो मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो पार्टिकल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो पहला फैक्टर लिखो आप टेम्परेचर, इसमें लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, पहला फैक्टर लिख दिया आपने टेम्परेचर। तो आप इसमें लिख सकते हो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो पहले तो आप थ्योरी लिख लो, देखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, on increasing temperature kinetic energy of the molecules increases, hence rate of evaporation increases। जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स क्या सरफेस पर आएंगे और सरफेस पे आएंगे तो वेपर में कन्वर्ट होने की उनकी टेंडेंसी बढ़ेगी, hence rate of evaporation increases। समझ में आया? तो आप देख लो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर। चलो दूसरा हमारा फैक्टर हो जाएगा नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड का नेचर, मतलब नेचर ऑफ लिक्विड का बेटा मतलब यहां से ये है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स, जैसे मान लो कि एग्जांपल के फॉर्म में बात करूं मैं, 2 गिलास ली मैंने, क्या मान लो एक काम तो मैंने जमीन पे एक साइड फैला दिया वाटर, ठीक है, एक साइड फैला दिया मैंने शरबत और एक साइड फैला दी मैंने शहद। समझ में आया? 3 चीज मैंने, और फ्लोर पे, इसी फ्लोर पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी फैला दिया, थोड़ा सा शरबत फैला दिया और थोड़ा सा शहद फैला दिया। तो बताओ सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट कौन होगा? ये आपको समझ में आया? सबसे पहले कौन कन्वर्ट होगा? वाटर, उसके बाद शरबत, और सबसे लास्ट में कन्वर्ट कौन होगा वेपर में? शहद। क्योंकि शहद की जो पाउडर वो शहद है वो चिपचिपा सा होता है, ठीक है, शहद ज्यादा गाढ़ा होता है, चिपचिपा ज्यादा होता है, लेकिन शरबत कम चिपचिपा होता है, तो वाटर तो होता ही नहीं हमारा। तो मतलब चिपचिपाने का मतलब क्या है, उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसको वेपर में कन्वर्ट होना उतना मुश्किल होगा, तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना कम होगा। समझ में आया? तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ इवेपोरेशन इसमें क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? बेटा क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना कम होगा। थर्ड फैक्टर बात करें मैं, थर्ड फैक्टर मैंने ले लिया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर। सरफेस एरिया से क्या मतलब, देखो मैंने आधा लीटर पानी लिया, ठीक है, समझना ध्यान से बेटा, प्रैक्टिकली मैं हर एक का वो समझाता है। मैंने आधा लीटर पानी लिया, रूम टेम्परेचर, इसी रूम के अंदर 2 गिलास में मैंने आधा आधा लीटर पानी लिया, एक गिलास का पानी मैंने गिलास में रहने दिया, ठीक है, और एक गिलास का आधा लीटर पानी मैंने फ्लोर पे फैला दिया, ठीक है, एक गिलास को मैंने गिलास का एक जो पानी था आधा लीटर पानी उसको मैंने एक गिलास में रहने दिया और एक गिलास का जो पानी था मैंने वो फ्लोर पे फैला दिया। तो अब कौन जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा? समझ में? आप एक दिन बाद आना, देख एक दिन 2 घंटे बाद आके देखना तो फ्लोर का जो पानी है वो लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा वेपर में कन्वर्ट हो गया होगा, लेकिन जो गिलास होगा उसका थोड़ा सा हिस्सा खाली होगा, जो आपको शायद हो सके तो फील भी ना आए। समझ में आए? एक आधा लीटर पानी में थोड़ा सा कम हुआ 1 घंटे बाद तो आपको फील भी नहीं आएगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। तो बोल सकता हूँ सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सरफेस एरिया
इसका कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर आपने दिया है, समझना, सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर। क्लियर हुआ बेटा थर्ड फैक्टर। चलो फोर्थ फैक्टर है फ्लो ऑफ ड्राई एयर। फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस, ओवर द सरफेस। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल समझा देता हूँ सरफेस एरिया वाला। देखो मैंने क्या किया, चलो ये इस कपड़े को मैंने पानी में भिगा दिया, ठीक है, पानी में भिगा के मैंने उसको ऐसे करके रख दिया लपेट कर, ठीक है, ऐसे रख दिया इसी रूम के अंदर, ठीक है। मैंने इसको निचोड़ा थोड़ा सा, पहले इस कपड़े को निचोड़ा और फिर मैंने इसको ऐसे रख दिया रूम के अंदर, और मैंने एक सेम साइज का दूसरा कपड़ा लिया, वही ऐसा ही कपड़ा सेम, उसको भी पानी में भिगाया, उसको निचोड़ा और मैंने उसको ऐसे फैला के रख दिया, ठीक है। बताओ कौन जल्दी सूख जाएगा? तो फैला के रखा हुआ क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब फ्लो ऑफ ड्राई एयर का मतलब बताता हूँ। देखो बरसात के मौसम में आपने देखा कपड़े जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि जो एयर होती है हमारी, उसमें क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वो क्या होती है, वेट होती है। ड्राई एयर की टेंडेंसी होती है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। कब तक एब्जॉर्ब करती है? जब तक कि वो सैचुरेशन पे ना जाए। समझ में आया? जैसे आप देखते हो सर्दियों बरसात के मौसम चिपचिपाहट सी फील होती है बॉडी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारी एयर है, समझ में, उस एयर में क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट हो जाता है। क्लियर है? अगर आप सर्दी में, सॉरी एक एग्जांपल के फॉर्म में बात करूँ, टेम्परेचर अभी मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है बरसात के मौसम में, और गर्मी के मौसम में भी टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दोनों टाइम पे सेम है। लेकिन गर्मियों में क्या होगा, जो एयर होगी वो कैसी होगी, ड्राई होगी, सूखी हवा होगी। तो बरसात के मौसम में क्या होगा, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। अगर आप दोनों टाइम पे एक ही कपड़ा सुखाओ, बताओ कौन से कपड़ा जल्दी सूखेगा? कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा, गर्मियों में या फिर बरसात में? ऑब्वियसली बात है बेटा, आपको गर्मियों में कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के मैं बात को मान लो, मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर की जो वेपर थी, जैसे मान लो यहाँ पे समझाऊंगा, मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर का जो लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। जैसे वेपर मैंने यहाँ से कि ड्राई एयर फ्लो करा दिया, ड्राई एयर, ठीक है, ड्राई एयर यहाँ पे लिखा हूँ, ड्राई एयर मैंने ऐसे फ्लो कराई। जैसे ड्राई एयर जाएगी, ये मॉइस्चर को, ड्राई एयर क्या करेगी, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी, इसको खींचेगी। जैसे इसको खींचेगी यहाँ से निकल जाएगी ड्राई एयर। ड्राई एयर कैसे जाएगी, वेट एयर। समझ में आया? तो ये धीरे धीरे क्या होगी, जैसे जितनी ज़्यादा आप ड्राई एयर पास करोगे उतना ज़्यादा ये लिक्विड जो था वो वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। समझ में आया? तो मैं बोल सकता हूँ फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस तो हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप लिख लेना ऐसे लिखो, ड्राई, पहले इसमें थ्योरी लिख लो, ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब, ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, dry air has tendency to absorb moisture and becomes saturated with it। कब तक मॉइस्चर, एक लिमिट तक तो एब्जॉर्ब करेगी मॉइस्चर को, उसके बाद तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना बंद कर देगी। तो ड्राई एयर है टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड becomes saturated with it, and in order to do that it increases rate of evaporation, and in order to do that it increases rate of evaporation क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एवापोरेशन क्या होता है। एवापोरेशन क्या होता है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पर, उसका स्पॉन्टेनियसली वेपर में कन्वर्ट होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। फिर हमने बात की बेटा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ एवापोरेशन को अफेक्ट करेंगे। तो हमने बात की 4 फैक्टर्स की। पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ता जाएगा। दूसरा तो हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उनका रेट ऑफ एवापोरेशन उतना ही
कम होगा। तो मैंने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स तो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ इवेपोरेशन टू। फिर हमने बात की थर्ड, सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे और मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो उनका इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो सरफेस एरिया क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन के। लास्ट में फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस, तो ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेट ऑफ इवेपोरेशन की। समझ में आया, क्योंकि ड्राई एयर की टेंडेंसी क्या होती है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे जैसे उसके ऊपर ड्राई एयर फ्लो कराओगे वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती जाएगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वो बाहर निकलती जाएगी, तो जो का वाटर होगा, जो मॉइस्चर होगा वो वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। समझ में आया, तो अब ये भी हमारे क्या जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे वेपर प्रेशर, यानी जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। पहले हम किसकी बात करेंगे, प्योर लिक्विड। हमें पढ़ना किसका, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है बेटा, सॉल्यूशन की। तो पहले तो प्योर लिक्विड की बात करेंगे, जैसे मान लो मैंने प्योर वाटर की बात करी, फिर वाटर में क्या करेंगे, कुछ चीज ऐड करना है। जैसे मान लो वाटर में मैंने अल्कोहल मिला दिया तो भी सॉल्यूशन बन जाएगा, वाटर में मैंने शुगर मिला दी तो भी सॉल्यूशन बन जाएगा, वाटर के अंदर मैंने सॉल्ट मिला दिया तो भी सॉल्यूशन बन जाएगा। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, प्योर लिक्विड। फिर उसमें हम क्या कुछ मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, सॉल्यूट मिलाएंगे। सॉल्यूट मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो फिर बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। तो अभी तक हमने जो बात की है वो किसकी बात की है, इवेपोरेशन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी वेपर प्रेशर की। तो आप हेडिंग डाल देना आप अभी मत डालना। चलो इसी में थोड़ा सा और बता देता हूँ, फिर अगले लेक्चर में वेपर प्रेशर शुरू करेंगे। अच्छा ये बता, अगर मैंने मान लो कंटेनर ले लिया क्लोज, ये अभी मैंने कंटेनर कैसा लिया, ओपन। अगर मैंने क्लोज कंटेनर ले लिया, कंटेनर बंद है, ठीक है, एक रूम के अंदर रख दिया, तो अगर और मैंने रूम का टेम्परेचर क्या कर दिया, फिक्स, ठीक है। कंटेनर मैंने बंद कर दिया, एक कंटेनर था, मान लो मैंने एक बोतल ली, बोतल के अंदर मैंने पानी भर दिया आधे लेवल तक, और बोतल को बंद करके रूम के अंदर रख दिया, ठीक है। तो उस कंटेनर का सरफेस एरिया फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया सरफेस एरिया। उसके अंदर मैंने पानी भर के रख दिया, तो अब लिक्विड तो चेंज हो नहीं रहा, नेचर ऑफ लिक्विड भी क्या हो गया, कांस्टेंट। अब लिक्विड का नेचर चेंज हो गया, पानी भर दिया, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि हमने बोला इस रूम के अंदर रख दिया मैंने, रूम के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर घट रहा है। फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस, ड्राई एयर का बोतल की ढक्कन बंद है, तो क्या ड्राई एयर फ्लो होगी, नहीं होगी। मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। जैसे आपने पानी भर के रखा और ढक्कन बंद की, रेट ऑफ इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, रेट ऑफ मतलब वाटर का जो है इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, क्या वो बढ़ेगा या घटेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन, ना तो वो बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो अगर कंटेनर बंद है तो बताओ जो वेपर बन रही है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा, समझ में आया, एक कांस्टेंट रेट से। तो वेपर क्या बाहर निकल पा रही है, नहीं निकल पा रही, तो क्या होगा, वेपर वापस कंडेंस होना स्टार्ट होगी। देखो आप कई बार देखा होगा आपने कि आप बोतल को रख दो, थोड़ा सा उसमें पानी हो गर्मियों के टाइम में, तो देखना आप उसमें ऊपर खाली स्पेस में आप देखना और लिक्विड की ड्रॉप्स बन जाती है। वो ड्रॉप्स कैसे बनी, क्योंकि लिक्विड था वो किसमें कन्वर्ट हुआ, वेपर में, बाहर तो निकल नहीं पाया, बाहर नहीं निकल पाया तो क्या हुआ, पहले तो उसका इवेपोरेशन हुआ, फिर वो वापस कंडेंस होना है। तो दो रेट हो गए। अगर कंटेनर हमारा बंद है, अगर कंटेनर बंद है तो हमारा इवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब जितना इवेपोरेशन हो रहा होगा जिस स्पीड से, उतनी स्पीड से क्या होगा, कंडेंसेशन। बताओ शुरुआत में क्या कंडेंसेशन होगा, क्या कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, और इवेपोरेशन का मतलब होता है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। तो जब शुरुआत करेंगे, जैसे मैंने पानी भर के रखा और ढक्कन बंद की, तो क्या उस टाइम कंडेंसेशन होगा बेटा, कंडेंसेशन हो गई नहीं, क्योंकि वेपर ही नहीं है। कुछ टाइम तो हमें रुकना पड़ेगा, 10 सेकंड रुका तो 10 सेकंड में वेपर बनी, और जैसी वेपर बनेगी वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगी। समझ में आया, जैसी जैसी वेपर बनती जाएगी कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा। लेकिन शुरुआत में क्या कंडेंसेशन होगा, नहीं होगा। समझ में आया। तो क्या होगा कि एक टाइम पर ऐसा आएगा कि शुरुआत में तुम्हारा रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई है, रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कोई भी फैक्टर जितने रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, कोई भी फैक्टर में चेंज नहीं कर रहा हूँ, सभी चीज को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। आप 10 मिनट बाद देखो, 20 मिनट बाद देखो, 30 मिनट बाद देखो, रेट ऑफ इवेपोरेशन में कोई भी फर्क नहीं आया, क्योंकि उसके जितने फैक्टर्स थे वो सारे के सारे कांस्टेंट हो गए। लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन शुरुआत में तो जीरो था, क्योंकि वेपर थी ही नहीं। जैसे जैसे वेपर बनेगी रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा, वेपर बनेगी वो कंडेंस होना शुरू होगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, जितना स्पीड से रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा उतनी स्पीड से
रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया? चलो अब मैं बात कर रहा हूँ इन अ क्लोज कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोल सकता हूँ। लिक्विड हमारा क्या है, रिएक्टेंट, और वेपर क्या है, प्रोडक्ट। लिक्विड क्या है, रिएक्टेंट, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, तो वेपर क्या होगी, प्रोडक्ट। समझ में आया? लिक्विड क्या हो गया हमारा, रिएक्टेंट, वेपर क्या होगी, प्रोडक्ट। तो मैं लिख सकता हूँ इन अ क्लोज कंटेनर, इन अ क्लोज कंटेनर। अगर मैंने क्लोज कंटेनर लिख दिया, ठीक है, तो T इज इक्वल टू जीरो। T इज इक्वल टू जीरो का मतलब जब मैंने जस्ट पानी उसमें जो लिक्विड था वो भर के उसको कंटेनर को बंद किया, तब केवल क्या होगा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होगा, जो लिक्विड होगा मतलब T इज इक्वल टू जीरो का केवल और केवल क्या होगा, रिएक्टेंट। समझ में आया? रिएक्टेंट क्या होगा हमारा, लिक्विड। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इवेपोरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। और वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये मैक्सिमम भी होगा, साथ में क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्योंकि मैंने क्या किया, सारे जितने फैक्टर्स थे रेट ऑफ इवेपोरेशन के, वो सारे के सारे क्या कर दिए, कांस्टेंट। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, बोतल बंद है, तो ड्राई एयर फ्लो नहीं, सरफेस एरिया नहीं बढ़ रहा है। समझ में आया? क्लियर है? और लिक्विड अगर मैंने भर दिया तो वही लिक्विड चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो हमारा कोई फैक्टर्स उसको नहीं चेंज करेगा। लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन कितना हुआ, आरसी मिल गया। ये क्या है, आरसी क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जब वेपर है ही नहीं, वेपर नहीं तो कंडेंस कौन होगा। समझ में आया? चलो, T इज इक्वल टू टी आफ्टर सम टाइम। T इज इक्वल टू टी मतलब कुछ टाइम बाद। अब आपके पास क्या क्या होगा, रिएक्टेंट भी होगा, साथ में प्रोडक्ट भी होगा। रिएक्टेंट क्या होगा आपका, लिक्विड। रिएक्टेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। और प्रोडक्ट क्या होगा आपका, वेपर हो जाएगा। बताओ, रेट ऑफ इवेपोरेशन में कोई चेंज आएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप आधे घंटे बाद देखो चाहे 1 घंटे बाद देखो। लेकिन अब रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। समझ में आया? रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा। पहले तो हमारा वेपर थी नहीं, अब जैसी वेपर बनी वेपर कंडेंस होना शुरू, धीरे धीरे जैसे जैसी वेपर बढ़ती जाएगी उसका कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम कब आएगा, T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। EQ का मतलब इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे क्या होगा, रिएक्टेंट जितना स्पीड से, मतलब जो लिक्विड जितना स्पीड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, वेपर उतनी स्पीड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस टाइम पे भी क्या होगा, इस टाइम पे भी आपका रिएक्टेंट होगा और साथ में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट अभी भी क्या होगा, एक मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक हो गया, एक मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। ठीक है, रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा। रिएक्टेंट क्या होगा आपका, लिक्विड, और प्रोडक्ट क्या होगा आपका, वेपर। लेकिन इस टाइम पे क्या होगा, जितना रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। RE इज इक्वल टू क्या जाएगा, RC। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, समझ में आया? लिख लो जल्दी से, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है? चलो, अगर मैं डायग्राम का इसका ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइम। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने रेट। अब देखो, रेट ऑफ इवेपोरेशन तो कांस्टेंट है, मान लिया वो यहाँ से शुरू है, ऐसी जगह ये किसका ग्राफ होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन तो कांस्टेंट है। लेकिन शुरुआत में तो टाइम हमारा कितना था, 0। तो टाइम 0 होगा यहाँ पे, तो बताओ रेट ऑफ इवेपोरेशन कितना होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन, सॉरी, रेट ऑफ इवेपोरेशन तो कांस्टेंट रहने वाला है, शुरुआत में जितना होगा वही रहेगा कांस्टेंट। क्लियर है? लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन कितना था, कंडेंसेशन पहले कितना था, 0। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा बढ़ेगा। एक टाइम पे क्या आ जाएंगे दोनों, इस पॉइंट पे दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये डायग्राम किसका है,
ये किसका होगा आर सी, सी मतलब कंडेंसेशन, आर सी मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जो ये पॉइंट आएगा ये वाला, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो ये बात बेटा आपको क्लियर हुई कि एक टाइम के बाद जितना इवेपोरेशन का रेट होगा उतना ही रेट कंडेंसेशन का होगा। और इसी टाइम पर जो वेपर बनी होगी, इसी टाइम पर देखो आपका लिक्विड है, जैसे मैंने इतना पानी लिया था, इतना ऐसा खाली था, अब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो तो इतना बचा लिक्विड, बाकी में क्या वेपर। अब जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब जितनी स्पीड से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतनी स्पीड से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। उस टाइम पर जो प्रेशर होगा इसका वेपर का, उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर जनरेट करेगी उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। समझ में आया? उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, समझ में आया? तो डेफिनेशन समझ में वेपर प्रेशर की, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो वेपर प्रेशर की हमेशा बात आप किस में करोगे, क्लोज कंटेनर में, ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर नहीं होगा। क्लियर है? तो उस टाइम पे जो वेपर हमारा प्रेशर जनरेट करेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। आज हम यही रोकते हैं, बाकी हम आगे अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।